नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। सुप्रीम कोर्ट में जुमेरात के रोज़ स्टेट बोर्ड्स की 12वीं के इम्तिहानात को रद्द करने की मांग वाली पिटीशन पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने सभी रियासती बोर्ड्स को अहकाम दिए हैं कि वो 31 जुलाई तक 12वीं के इम्तिहानात का रिजल्ट का ऐलान कर दें। साथ ही कोर्ट ने उन्हें 10 दिन में इंटरनल असेसमेंट स्कीम तैयार करने के लिए कहा। इससे पहले कोर्ट ने पूरे हिंदुस्तान में सभी रियासतों के बोर्डों के लिए असेसमेंट की एक जैसी स्कीम बनाने के सिलसिले में अहकाम जारी करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि रियासत और उनके बोर्ड अपनी पॉलिसी बनाने के लिए आज़ाद हैं, इसलिए उनके दायरे अख्तियार में दखल नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट अनुभा सहाय श्रीवास्तव की पिटीशन पर सुनवाई करते हुए कहा कि रियासती बोर्ड्स की 12वीं के इम्तिहानात पर रोक लगाई जाए। ये पिटीशन लंबे वक्त से पेंडिंग थी। इस दौरान कई रियासतों ने इम्तिहानात रद्द करने का फैसला कर लिया। 6 रियासतों में 12वीं के इम्तिहानात पहले ही हो चुके हैं। सिर्फ आंध्र प्रदेश में जुलाई में इम्तिहानात कराने की तैयारी की जा रही थी। ऐसे में पिटिशनर्स ने कोर्ट से मांग की थी कि सभी इम्तिहानात को रद्द करके असेसमेंट की एक जैसी स्कीम बनाने के सिलसिले में अहकाम जारी किए जाएं। आंध्र प्रदेश में 12वीं जमात के यानी इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के इम्तिहानात से जुड़े एक पिटीशन पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दरअसल आंध्र प्रदेश हुकूमत ने जुलाई के आखिरी हफ्ते में इम्तिहानात कराने की बात कही थी। इस पर कोर्ट ने सख्त लहजे में इंतबाह देते हुए कहा कि अगर एक भी बच्चे को कुछ हुआ तो रियासती हुकूमत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी की भी मौत हुई तो रियासती हुकूमत को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा चुकाना पड़ सकता है। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हुकूमत को कहा कि जब तक सभी बच्चों की सलामती यकीनी नहीं हो जाती वो रियासतों में 12वीं के इम्तिहानात मुनाकिद करने की इजाज़त नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट के इन अहकाम के बाद रियासती हुकूमत ने रियासत में 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात रद्द करने का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर पर 8 सियासी जमातों के 14 कायदीन के साथ करीब 3 घंटे तक मीटिंग की। वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर चली इस मीटिंग में मोदी ने पैगाम दिया कि जम्मू कश्मीर से दिल्ली और दिल की दूरी कम होगी। उन्होंने जल्द असेंबली इंतखाबात कराए जाने की बात भी कही और कायदीन से यह भी कहा कि वो इस अमल में शामिल हों। इजलास में जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़राए आला फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत गुपकर अलायंस के बड़े कायदीन भी मौजूद थे। इनके अलावा वज़ीर दाखिला अमित शाह, मरकजी वज़ीर जितेंद्र सिंह और कांग्रेस के सीनियर कायद गुलाम नबी आज़ाद भी इजलास में शामिल हुए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि सियासी इख्तिलाफात होंगे लेकिन सभी को कौमी मफाद में काम करना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर में सभी के लिए सलामती का माहौल को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम आर्टिकल 370 पर अपनी लड़ाई अदालत में लड़ेंगे। हमने वज़ीर आज़म से भी कहा कि जम्मू कश्मीर और मरकज़ के बीच ट्रस्ट को दोबारा कायम करना आपकी जिम्मेदारी है, इसके लिए ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है, कश्मीरी इसे पसंद नहीं करते। उमर ने कहा कि वज़ीर आज़म दिल की दूरी कम करना चाहते हैं लेकिन एक मुलाकात से ना दिल की दूरी कम होती है और ना दिल्ली की दूरी कम होती है। एक मीटिंग में इस बात की उम्मीद करना गलतफहमी है। इजलास के बाद कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी ने 5 बड़ी मांगें हुकूमत के सामने रखी हैं। सरकार की तो बनती ही बनती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के हर एक राजनीतिक दल और नेता की ये मौलिक जिम्मेदारी है कि वो कश्मीर के पंडितों को वापस लाएं और उनके रिहेबिलिटेशन में जो भी हमसे हो सकेगी सरकार की सहायता करें, मदद करें कि वो कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर में आ जाएं। और 5वां पॉइंट था कि जिस वक्त 5 अगस्त को स्टेट के 2 हिस्से किए गए और डाउनग्रेड किया गया, उससे पहले और उसके बाद भी हजारों की तादाद में पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, वर्कर्स थे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे। तो उनमें से हम मिलिटेंट्स की बात नहीं करते हैं छोड़ दें की, लेकिन इस तरह से जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, या आपने एक डर के भय से कि भाई अगर इनको छोड़ेंगे तो कुछ होगा,
उनको सबको रिहा कर देना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। तो ये 5 बड़े मुद्दे हमारे। आजाद साहब, सरकार की तरफ से जो आप लोग एजेंडे का इंतजार कर रहे थे, सरकार की तरफ से क्या एजेंडा आपके सामने रखा गया था, उस पर क्या डिस्कशन है? वो ओपन डिस्कशन था जो हमारा पहले हमने शुरू हमें नहीं किया था। पहले स्पीकर थे हम कांग्रेस की तरफ से, तो हम लोगों ने पहले बताया एजेंडा। उन्होंने कहा समय और बोलने का कोई समय, ज्यादा बोलते जो जिस विषय पे भी आप बोलना चाहो तो उस विषय पे बोलो। सर, कुछ दल आर्टिकल 370 को हटाने की मांग भी कर रहे थे। कुछ पार्टीज ये भी कह रही थी कि आर्टिकल 370 रिवोक होना चाहिए। क्या इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चा भीतर भी मीटिंग में? देखो, अधिकतर लोगों ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का फैसला अधिकतर पार्टियों ने कहा। सर, स्टेट हुड का मामला हो चाहे इलेक्शन का मामला हो, आप प्रधानमंत्री ने कोई आश्वासन दिया आप लोगों को? गृह मंत्री प्रधानमंत्री से पहले बोले और उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक दिन के वक्फे के बाद जुमेरात की रोज एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच गईं। मुल्क के 4 बड़े शहरों में पेट्रोल 26 पैसे और डीजल 7 पैसे महंगा हो गया। इसके साथ ही मुंबई में पेट्रोल 104 रुपये फी लीटर और चेन्नई में 99 रुपये फी लीटर के करीब पहुंच गया। हैदराबाद में पेट्रोल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ और वो 101 रुपये 60 पैसे फी लीटर पर फरोख्त हो रहा है, जबकि डीजल की कीमत में 8 पैसे का इजाफा हुआ है और आज फी लीटर डीजल की कीमत 96 रुपये 25 पैसे हो गई है। दुनिया को पहला टेस्ट चैंपियन मिल गया है। न्यूजीलैंड ने फाइनल में हिंदुस्तान को 8 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। इस जीत के बाद कीवी टीम को $16 लाख यानी करीब 11 करोड़ 71 लाख रुपए की इनामी रकम भी मिली। वहीं फाइनल में हारने वाली टीम इंडिया को $8 लाख यानी करीब 5 करोड़ 85 लाख रुपए मिले। न्यूजीलैंड को इनामी रकम के साथ साथ टेस्ट चैंपियनशिप का एक इनाम भी दिया गया। इंडिया की हार के लिए उसकी फील्डिंग भी जिम्मेदार रही। टीम इंडिया ने 2 कैच छोड़े। पहला कैच चेतेश्वर पुजारा ने न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में 31वें ओवर में छोड़ा, तब बुमराह बॉलिंग कर रहे थे। बॉल रॉस टेलर के बैट में लगकर स्लिप में गई, लेकिन पुजारा ने कैच छोड़ दिया। उस वक्त टेलर 26 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। कुछ देर बाद बुमराह ने शॉट थर्ड मैन पर विलियमसन का आसान कैच छोड़ा। रिलायंस जियो और गूगल के इश्तिराक से बनाया गया स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट जुमेरात को लॉन्च हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 44वीं सालाना जनरल बॉडी मीटिंग में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो फोन नेक्स्ट का ऐलान किया। नया स्मार्टफोन जियो और गूगल के फीचर्स और ऐप से लैस होगा। एंड्रॉयड बेस्ड इस स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम जियो और गूगल ने मिलकर तैयार किया है। अंबानी ने ऐलान किया कि नया स्मार्टफोन आम आदमी की जेब के लिहाज से बनाया गया, लिहाजा यह बेहद किफायती होगा। 10 सितंबर यानी गणेश चतुर्थी से इसकी बिक्री शुरू होगी। अंबानी ने कहा कि मुल्क को 2G मुक्त और 5G युक्त बनाना हमारा निशाना है। हिंदुस्तानी बाजार के लिए खास तौर पर बनाए गए जियो फोन नेक्स्ट पर यूजर्स गूगल प्ले स्टोर से ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन में बेहतरीन कैमरा और एंड्रॉयड अपडेट भी मिलेंगे। फुल्ली फीचर्ड इस स्मार्टफोन को मुकेश अंबानी ने हिंदुस्तान का ही नहीं दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन बताया। हालांकि अभी इसकी कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी कीमत काफी कम रखी जाएगी। जियो गूगल का एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट गेम चेंजर साबित होगा। ये 29 करोड़ लोगों की जिंदगी बदल सकता है जिनके हाथ में अभी भी 2G मोबाइल सेट है। तेज स्पीड, बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम और किफायती दाम के दम पर जियो गूगल का नया स्मार्टफोन रिलायंस जियो से करोड़ों ग्राहकों को जोड़ सकता है। बीते साल ही रिलायंस जियो ने गूगल के साथ साझेदारी का ऐलान किया था। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने नए स्मार्टफोन के बारे में कहा कि हमारा अगला कदम गूगल और जियो के साथ मिलकर बनाए गए नए किफायती जियो स्मार्टफोन के साथ शुरू होता है। ये हिंदुस्तान के लिए बनाया गया है और ये उन लाखों नए कंज्यूमर्स के लिए नए इम्कानात खोलेगा जो पहली बार इंटरनेट का एक्सपीरियंस करेंगे। Has truly democratized digital connectivity in India by offering the highest quality, the most affordable 4G broadband services in the world. Even so, India still has nearly 300 million mobile users who are unable to escape from the inefficient and exorbitant 2G services because even a basic 4G smartphone remains unaffordable for these users. Therefore, an ultra-affordable
4G smartphone is essential to make India 2G Mukt. Last year, Sundar and I talked about the Google and Jio co-developing a next-generation feature-rich but extremely affordable smartphone aimed at providing first-time internet access for 2G users. Today, I am pleased to announce that Google and Jio teams have jointly developed a truly breakthrough smartphone that we are calling JioPhone Next. JioPhone Next is a fully featured smartphone supporting the entire suite of applications from both Google and Jio, and as well as the Android Play Store, through which users will have access to the entire universe of Android apps. JioPhone Next is powered by an extremely optimized version of the Android operating system that has been jointly developed by Jio and Google specially for the Indian market. While being ultra affordable, JioPhone Next is packed with cutting-edge features like voice assistant, automatic read aloud of screen text, language translation, smart camera with augmented reality filters, and much more. Jio शोरीज़दा इथियोपिया में वोटों की गिनती का अमल जारी है, तहम इस दौरान एक मसरूफ बाजार में फिजाई बमबारी के नतीजे में कम से कम 80 अफराद हलाक और 43 जख्मी हो गए। एक आलमी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक इथियोपिया के इलाके तीगराय में इंतखाबी अमल के दौरान झड़पों का सिलसिला जारी है। एक बड़े और मसरूफ बाजार पर फिजाई बमबारी भी की गई, ताहम ये वाज़ेह नहीं हो सका कि बमबारी किसने की। अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम का कहना है कि फिजाई बमबारी में 80 अफराद हलाक और 43 जख्मी हो गए। हलाक और जख्मी होने वालों में ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। जख्मियों में से कई की हालत नाजुक है। मकामी अस्पताल की इंतज़ामिया का कहना है कि अब तक 30 लाशें लाई गई हैं, जबकि जाए वक़ूफ़ पर दर्जनों से ज़्यादा एम्बुलेंसेस हलाक और ज़ख्मी अफराद को अस्पताल लाने के लिए मौजूद हैं। इंतज़ामिया जंगजू ग्रुप से मुज़ाकरात में मसरूफ़ है। अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम ने नाम ना बताने की शर्त पर एक एजेंसी को बताया कि दो गिरोह के दरमियान जारी जंग और हमले की जगह तक रेड क्रॉस की एम्बुलेंसेस को रसाई नहीं दी जा रही है। जंगज़दा और गुर्बत के शिकार इथियोपिया में कई मुसल्लह गिरोह आपस में दस्तो गिरेबां हैं। तमाम मौजूदा वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ कबाइल और हरीफ ममालिक के दरमियान सुलह करवा के अमन बहाल करने में अहम किरदार अदा किया, जिस पर उन्हें नोबल इनाम से भी नवाजा गया था। ताहम तीगराय में गुज़िश्ता बरस वज़ीर आज़म की हिदायत पर शिद्दत पसंद जंगजुओं से छेड़ी गई जंग में हज़ारों अफराद मारे गए और 20 लाख से ज़ायद शहरी बेघर हो गए। दुनिया में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। पिछले 24 घंटों में जुमला 3,68,196 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 4,13,022 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी। हालांकि पिछले 24 घंटों यानी मंगल के रोज़ की बात करें तो 8,218 लोगों की इन्फेक्शन की वजह से मौत भी हुई थी। अमेरिका में वैक्सीनेशन प्रोसेस काफ़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ा है। यहाँ की सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC ने बताया कि अमेरिका की करीब 2/3 आबादी को कम से कम वैक्सीन की सिंगल डोज दे दी गई है। वहीं 18 साल से ज़्यादा उम्र की 56% आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुकी है। दुनिया में अब तक करीब 18 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। इनमें से 40 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मंगोलिया ने अपने सिटीजन से वादा किया था कि इस बार गर्मी का सीजन कोरोना फ्री होगा। बहरीन ने अपने लोगों से कहा था कि जल्द ही आम जिंदगी लौटेगी। सेशल्स इकोनॉमी को ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी में जुटा था। अब ये सारे दावे वादे झूठे पड़ते दिख रहे हैं। आधी से ज्यादा आबादी के वैक्सीनेशन के बावजूद इन मुल्कों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दरअसल चीन की सिनोफार्म और सिनोवैक वैक्सीन पर भरोसा करना इन्हें महंगा पड़ गया। सेशल्स, बहरीन, चिली और मंगोलिया ने टीके लगाने की रफ्तार में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। इन मुल्कों की 50 से 68% आबादी को टीके लग चुके हैं, लेकिन पिछले हफ्ते इन्फेक्शन बढ़ने के मामले में ये मुल्क टॉप 10 में रहे हैं। बात सिर्फ इन 4 मुल्कों की नहीं, चीन से करीब 90 मुल्कों ने 90 कंट्रीज ने वैक्सीन ली है और ज़्यादातर इसके असर को लेकर फिक्रमंद है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन मुल्कों में कोरोना के नए केसेस शक पैदा करते हैं कि चीनी वैक्सीन नए वेरिएंट्स पर असरदार नहीं है। ऐसे में इन मुल्कों में दोबारा लॉकडाउन, टेस्टिंग और मईशत के थमने जैसे बहरान का खतरा है।
सबसे बड़ी फिक्र यह है कि बचे हुए लोगों को वैक्सीन के लिए राजी करने में भी मुश्किल हो रही है। ऑस्ट्रेलिया की फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी में पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर निकोलाई पेट्रोवस्की कहते हैं कि साफ दिख रहा है कि इन्फेक्शन पर रोक लगाने में चीनी वैक्सीन का असर बेहद कम है। इसके अलावा इन वैक्सीन के साथ जोखिम यह है कि डोज लगवा चुके लोगों में कुछ या कोई अलामत नहीं दिखते, फिर भी वायरस उनसे दूसरों में फैलता रहता है। हांगकांग यूनिवर्सिटी के वायरोलॉजिस्ट जिन डोंगियान ने कहा कि अगर वैक्सीन असरदार होती तो ऐसा नहीं होता। इसके अलावा चीनी कंपनियों ने डेटा शेयर नहीं किया है कि इन्फेक्शन का फैलाव रोकने में वैक्सीन कितनी कारगर है। हालात ऐसे हैं कि अब चीन का सीडीसी कह रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी के लिए मुल्क की 85% आबादी को टीके लगाने होंगे। पहले यह अंदाजा 70% का था। 68% को सिनोफार्म लगा चुके सेशल्स में 10 लाख लोगों पर 716 नए केसेस मिल रहे हैं। मंगोलिया 52% आबादी को दोनों डोजेस दे चुका है, लेकिन रोज नए केसेस 4 गुना बढ़ रहे हैं। बहरीन और यूएई में भी इन्फेक्शन बढ़ रहा है, जबकि अमेरिका में 45% आबादी को टीके देने के बाद केसेस 94% तक घट गए हैं। 57% आबादी को टीका लग चुके इजराइल में 10 लाख लोगों पर 495 नए केसेस मिल रहे हैं। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में 54,286 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 69,130 लोगों ने वायरस को मात दी और 1,323 लोगों की इन्फेक्शन की वजह से जान भी गई। इस तरह एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 16,183 की कमी आई। मुल्क में एक्टिव केसेस लगातार कम हो रहे हैं। अब सिर्फ 5 रियासतें ऐसी हैं जहां इलाज करा रहे मरीजों का आंकड़ा 50,000 से ज्यादा है। इनमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल है। हिंदुस्तान के टॉप जीनोम सीक्वेंसर का मानना है कि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से तीसरी लहर आने के कोई सबूत नहीं है। द इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB के डायरेक्टर डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि हमें इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। मुल्क के कई इलाकों में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस मिले हैं, लेकिन मुल्क के टॉप डॉक्टर्स और जीनोम सीक्वेंसर ने ऐसे अंदेशों को बेबुनियाद करार दिया है। उनका कहना है कि कोरोना के इस म्यूटेटेड शेप का तीसरी लहर से कोई लेना देना नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि डेल्टा प्लस के बजाय हमें यह फिक्र करनी चाहिए कि कोरोना की दूसरी लहर को कमजोर करने के दौरान हमारी एक्टिविटीज यानी हमारा मोहतात रहना कम ना हो। इस वेरिएंट का फिलहाल कोरोना की तीसरी लहर से कोई ताल्लुक नहीं दिखता। बच्चों की वैक्सीन के मुद्दे पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने जरूरी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर वबा को पूरी तरह से रोकना है तो बच्चों का वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। हमें जल्द से जल्द बच्चों के लिए वैक्सीन बनानी होगी ताकि उनका वैक्सीनेशन किया जा सके। दूसरे मुल्कों से वैक्सीन इंपोर्ट करने पर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अमेरिकी कंपनी फाइजर से कई मुद्दों पर बातचीत चल रही है। हुकूमत और कंपनी के बीच जल्द ही वैक्सीन को लेकर समझौता हो सकता है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी दोनों के बीच करार हो जाएगा। डील होते ही तेजी से फाइजर की वैक्सीन मुल्क में इंपोर्ट की जाएगी। तीसरी लहर को रोकने के 3 तरीके हैं। उनमें पहला, हिंदुस्तान की ज्यादा से ज्यादा आबादी का वैक्सीनेशन करना होगा। दूसरा, लोगों को कोविड गाइडलाइंस पर अमल करना होगा और तीसरा, ऐसे इलाकों की मॉनिटरिंग करनी होगी जहां कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे पहले डॉक्टर गुलेरिया ने 19 जून को कोरोना की तीसरी लहर को लेकर इंतबाह जारी किया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोरोना गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया गया और बाजारों या टूरिस्ट स्पॉट पर लगने वाली भीड़ को नहीं रोका गया तो कोरोना की तीसरी लहर सिर्फ 6 से 8 हफ्ते में पूरे मुल्क पर अटैक कर सकती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कई बड़े नक्सली वाकयात को अंजाम देने वाले माओइस्ट माड़वी हिड़मा कोरोना की चपेट में आ गया है। वो बस्तर के जंगलों में पिछले कई दिनों से तड़प रहा है। हिड़मा पर 25 लाख रुपए का इनाम है। इसकी तस्दीक बस्तर के आईजी सुंदर राज पी ने की है। उन्होंने बताया कि हिड़मा के कोरोना से मुतासिर होने की जानकारी मिली है। इसके अलावा कई और बड़े कैडर के नक्सली भी कोरोना से जूझ रहे हैं।
उसके साथ सभी सरेंडर कर दें, हम इलाज करवाएंगे। जराये के मुताबिक कोरोना से जूझ रहे हिड़मा को अभी दवाइयों की सख्त जरूरत है। कुछ दिन पहले बीजापुर पुलिस ने नक्सलियों की सप्लाई टीम के 2 अराकीन को गिरफ्तार किया था। उनके पास से पुलिस ने भारी तादाद में दवाइयां, मास्क, सैनिटाइजर बरामद किए थे। पुलिस के मुताबिक ये दवाइयां माओइस्ट पुनेम ने मंगवाई थी और वहां से हिड़मा तक ये दवाइयां पहुंचानी थी। बस्तर में कई ऐसे बड़ी नक्सलाइट के हमले हुए हैं जिसने मुल्क को रुलाया था। इनमें ताड़मेटला के वाक़े में 76 जवान, रानी बोदली में 55 जवान, बुरकापाल में 25 जवान और टेकलगुड़ा में 22 जवान शहीद हुए थे। बड़ी बात यह है कि हिड़मा ही इन वाक़यात का मास्टरमाइंड था। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कोरोना वायरस को फैलाव से रोकने के लिए लॉकडाउन नाफिज किया गया। लॉकडाउन के दौरान घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रियासत तमिलनाडु में लॉकडाउन के दौरान घर से निकलने वाले शख्स की पुलिस की जानिब से पिटाई की गई, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। ये वाकया तमिलनाडु में पेश आया। 40 साला मुरुगेशन नामी शख्स काम के सिलसिले में सीलम से धर्मापुरी के लिए जा रहा था। रास्ते में एड़ापुरी चेकपोस्ट के पास पुलिस ने उसे रोक लिया और बाहर निकलने की वजह दरियाफ्त करते हुए उसकी पिटाई कर दी, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। रियासत भर में इस वाक़े के खिलाफ अवाम में बरहमी पैदा हो गई। पुलिस के आला हुक्काम ने एक सब इंस्पेक्टर समेत 2 मुलाजिमी ने पुलिस को मुअत्तल कर दिया। पुलिस का कहना है कि मज़कूरा शख्स हालत नशे में था और वो पुलिस से उलझ गया। तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन ने मुरुगेशन के अफराद खानदान के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। जहां एक तरह लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान हैं और अपनी कीमती चीजें फरोख्त या रहन रखने पर मजबूर हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सोना रहन रखने या दीगर अशिया खरीदने वालों की चांदी हो रही है। मौके का फायदा उठाते हुए परेशान हाल लोगों से कम कीमत पर सोना वगैरह खरीदा जा रहा है या फिर कम रुपए देकर जेवरात रहन रखे जा रहे हैं। एक तो लोग कोरोना से परेशान हैं और फिर लॉकडाउन ने उन्हें घर की 4 दीवारी तक महदूद करके रख दिया है। ऐसे में उनकी आमदनी के जराए बंद हो गए हैं। हैदराबाद में गोल्ड लोन कंपनियों के करीब 1000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। बस्तियों में जेवरात रहन पर रखने वाले रहन सेंटर्स को इस फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया, जो जगह जगह नजर आते हैं। यहाँ कम सूद पर कर्ज की फराहमी का वादा करके लोगों के जेवरात रहन रखे जाते हैं। अंदाजे के मुताबिक हर एक ब्रांच में 20 तोले से ज्यादा सोना रहन रखा जा रहा है। आम दिनों में रोजाना 10 तोले सोना रहन रखा जाता था, लेकिन जूं जूं लोगों की परेशानियों में इजाफा हो रहा है, जेवरात रहन रखने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। अगर 1000 ब्रांचेस में रोजाना हर ब्रांच में 20 तोले जेवर भी रहन रखा जाता है तो ये 200 किलो तक पहुंच जाता है। तो अंदाजा लगाइए कि कितना सोना इन कंपनियों के पास रहन रखा जा रहा है। अंदाजे के मुताबिक 100 करोड़ से ज्यादा को सोना लोग रहन रख रहे हैं। हालत ये हो चुकी है कि कोरोना ने अच्छे खासे लोगों की भी बुरी हालत कर दी है। एक तरफ कोरोना का महंगा इलाज और दूसरी तरफ लॉकडाउन। इस सूरत हाल ने अच्छों को सड़कों पर ला दिया है। बाज़ गरीब खानदान अपना मंगलसूत्र और लच्छा भी रहन रखने पर मजबूर हो चुके हैं। वो ये सोना कब छुड़ा पाएंगे भी या नहीं, या इस रहन रखे हुए सोने का सूद अदा कर पाएंगे, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब मुश्किल नजर आता है। एक वक्त था जब सोना रहन पर रखने वाली कंपनियों की जानिब से इश्तिहारात दिए जाते थे और ऑफर्स रखे जाते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा। लेकिन परेशानियों ने लोगों को रहन सेंटर्स और सोना रहन रखने पर रखकर सूद पर कर्ज लेने वाली कंपनियों के दफातर के सामने कतार बांधकर खड़े होने पर मजबूर कर दिया है। हमारी मालूमात के मुताबिक कर्ज फराहम करने वाली कंपनियों के दफातर में आम दिनों में रोजाना जितने ग्राहक आया करते थे, अब उनकी तादाद दुगनी हो गई है। एक फाइनेंस कंपनी के मैनेजर ने बताया कि पहले लोग रहन पर रखा हुआ सोना वापस लेने के लिए आया करते थे, लेकिन अब सोना रहन रखकर नया लोन लेने वालों की तादाद में इजाफा हो गया। रहन पर रखा सोना वापस लेने वालों की तादाद काफ़ी कम है। उनमें से कई ऐसे भी हैं जो सूद की रकम भी अदा करने के मौक़ूफ़ में नहीं है। एक अंदाजे के मुताबिक ऐसे 1 लाख लोग हैं जिन्होंने सूद की रकम अदा नहीं की और वो अपने सोने से महरूम हो सकते हैं। एक कंपनी के जिम्मेदार ने बताया कि गोल्ड लोन ऑफर देने वाली एक नामवर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ने 1 साल के दौरान हैदराबाद में 250 किलो सोने का हराज किया है।
कोरोना और लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान छोटे ताजरीन और छोटी छोटी कंपनियों के अलावा इदारों को पहुंचा, जिसकी वजह से कई अफराद रोजगार से महरूम हो गए। लॉकडाउन की वजह से यौमिया उजरत पर काम करने वालों और होटलों में काम करने वालों की आमदनी पर भी असर पड़ा। एक तरफ वबा, दूसरी तरफ लॉकडाउन, और इन हालात में माशी मसाइल ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है और वो पेट की आग बुझाने के लिए घर की कीमती अशिया और सोना फरोख्त करने के लिए मजबूर हो चुके हैं, जिसका फायदा रहन सेंटर्स के मालिकीन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां उठा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि मौजूदा वक्त में दस्तयाब ज़्यादातर ऑनलाइन या डिजिटल गेम का तस्वुर हिंदुस्तानी सोच से मुताबिकत नहीं रखता है, इसलिए ऐसे मुतबादिल तस्वुर को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है जिसमें हिंदुस्तान की बुनियादी फ़िक्र का तस्वुर शामिल हो और ये इंसानी फलाह से वाबस्ता हो। नरेंद्र मोदी ने जुमेरात के रोज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टॉय कैथेथन से खिताब करते हुए कहा कि ऑनलाइन गेमिंग में मुल्क की सलाहियत और इम्कानात तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर दस्तयाब ऑनलाइन या डिजिटल गेम का कोई हिंदुस्तानी तस्वुर नहीं है, वो हमारी सोच से मेल नहीं खाता। आप भी ये जानते हैं कि इनमें बहुत से खेलों के तस्वुरात या तो तशद्दुद को फ़रोग़ देते हैं या ज़हनी दबाव का सबब बनते हैं। से जुड़ा एक और बहुत बड़ा पक्ष है जिसे हर एक को जानने की जरूरत है। ये है टॉयज और गेमिंग की दुनिया की अर्थव्यवस्था, टॉयकोनॉमी। आज हम जब बात कर रहे हैं तो ग्लोबल टॉय मार्केट करीब करीब $100 बिलियन का है। इसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ $1.5 बिलियन के आसपास ही है, सिर्फ 1.5 बिलियन। आज हम अपनी आवश्यकता के भी लगभग 80% खिलौने विदेशों से आयात करते हैं, यानी इन पर देश का करोड़ों रुपये बाहर जा रहा है। इस स्थिति को बदलना बहुत जरूरी है और ये सिर्फ आंकड़ों की ही बात नहीं है, बल्कि ये सेक्टर देश के उस वर्ग तक, उस हिस्से तक विकास पहुंचाने में सामर्थ्य रखता है जहां इसकी अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। खेल से जुड़ा जो हमारा कुटीर उद्योग है, जो हम मरकजी हुकूमत ने आज कहा कि पासपोर्ट को आधार कार्ड से लिंक करने और एम पासपोर्ट पुलिस ऐप में मुल्क के तमाम पुलिस अजला को जोड़ने का अमल तेजी के साथ मुकम्मल किया जाएगा, जिसके बाद पासपोर्ट सर्विसेज आसान हो जाएगी। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने आज पासपोर्ट सेवा डे प्रोग्राम से खिताब करते हुए बात कही। इस मौके पर वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारजा वी मुरलीधरन, सेक्रेटरी और दीगर आला अहदेदार मौजूद थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वजारत ख़ारजा ने रवां साल फरवरी में डिजी लॉकर को पासपोर्ट सर्विसेज प्रोग्राम में शामिल किया था, जो पासपोर्ट खिदमात की डिजिटल तब्दीली की सिमत एक अहम इक़दाम है। इसके साथ ही शहरियों को डिजी लॉकर के जरिए पासपोर्ट के लिए दरकार दस्तावेजात देने की सहूलत मिलना शुरू हो गई है। उन्हें अब असल दस्तावेजात लाने की जरूरत नहीं रही है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने मुल्क में कोरोना टीकाकारी की रफ्तार पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वबा की तीसरी लहर के पेश नज़र बर्क रफ्तारी से तैयारी करने और बिलखुसूस बच्चों की हिफाजत के लिए इक़दाम लिए जाने की अशद ज़रूरत है। उन्होंने पार्टी के जनरल सेक्रेटरियों और रियासती इंचार्जों की डिजिटल मीटिंग के दौरान ये बयान दिया। सोनिया गांधी ने पार्टी के अहदेदारान की तवज्जो AICC जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल की जानिब से तमाम शुरा को भेजे गए सर्कुलर की जानिब मबजूल कराते हुए कहा कि उनमें से 3 सर्कुलर कोरोना बहरान से मुतालिक है, जबकि 7 जून को भेजे गए सर्कुलर का ताल्लुक पेट्रोल और डीजल की रिकॉर्ड कीमतों से है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि उनकी पार्टी के प्रोग्रामों पर तमाम अहदेदारान बखूबी अमल कर रहे होंगे। कांग्रेस कायद राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में बयान दर्ज करवाने के लिए सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहुंचे थे। सूरत के BJP MLA पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ ये केस किया था। मामला 2019 में इलेक्शन से पहले राहुल गांधी के एक बयान से जुड़ा है। राहुल ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक में एक पब्लिक मीटिंग में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी सभी चोरों का कॉमन सरनेम मोदी कैसे है। सूरत से BJP MLA पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ एक केस दायर किया था। सूरत के चीफ मजिस्ट्रेट AN देव ने एक हफ्ता पहले राहुल गांधी को अहकाम दिया था कि वो फाइनल स्टेटमेंट दर्ज कराने के लिए 24 जून को मौजूद रहें और आज उसी हुक्म के तहत इन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया। मोदी समाज का अपमान बताया था
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।